नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हमारे एनसीईआरटी में जितने भी जो रिएक्शन दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शन वो सारा हम इस वीडियो में अच्छे से समझ के इसको कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन तो चलिए दोस्तों, इसमें पहला जो हमारा दिया हुआ है रिएक्शन वो है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम जब ये जलता है तो ये श्वेत लौह, मतलब ये हुआ कि ये श्वेत, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये श्वेत लौह से मतलब व्हाइट फ्लेम, श्वेत लौह व्हाइट फ्लेम से ये जलता है। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जो हमारा ये इधर का जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक। और ये जो हमारा अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इधर का जो हमारा हो जाएगा जो रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो जब मैग्नीशियम रिबन श्वेत लौह के साथ जलता है ना, तो दोस्तों इसके जो चूर्ण ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अब इसको दोस्तों सबसे जरूरी है संतुलित करना। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम 2 हो गया तो इधर भी हम मैग्नीशियम 2 कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन को संतुलित करते हैं। दोस्तों हीट एंड ट्रायल विधि से इसको हम संतुलित करते हैं। और दोस्तों एक चीज और सबसे जरूरी बात है कि जो हमारा ये जो रिएक्शन है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होगा। जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होगा। कैसे? जैसे मैग्नीशियम का आपका हो गया 24, 12 दूना 24, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है उसका इसका 12, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है, तो इसका द्रव्यमान इसका हो गया आपका 24, इसका 24 होता है। तो 24 इंटू 2 बराबर 48, और इसका 16 ऑक्सीजन का होता है आपका द्रव्यमान संख्या 16, तो 16 दूना 32 प्लस 32, तो ये आपका हो जाएगा 70। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका हो जाएगा 12 दूना 24 और प्लस इसका हो जाएगा आपका 16। तो आपका ये अगर दोस्तों ये 80 होगा। 8 दो 10 के 0, 4 3 7 1 8, जैसे यहाँ पे, और इसका होल ट्वाइस। तो इसको हम क्या करेंगे 2 इंटू 40 बराबर 80। तो आपने देख लिया कि जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे ना ही द्रव्यमान का ह्रास हुआ और ना ही निर्माण हुआ। ठीक है, अगला है दोस्तों जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे ये जिंक हो गया, ये जिंक हो गया, और इसका हम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इसका बाहर निकलता है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो आपका जिंक है ये हाइड्रोजन को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और सल्फेट के साथ खुद बैठ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। और ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, हम अभी आपको चार्ट में दिखा देते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आपका, दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बता दूंगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेबरा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाय। तो दोस्तों इसका जो होता है आप देखे होंगे, जिंक यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे हो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे नीचे जाते ही ये घटता जाता है। इसकी अभिक्रियाशीलता जो कि रिएक्टिविटी है वो नीचे जाते ही कम होने लगता है। तो जिंक की ज्यादा है और आप देखेंगे हाइड्रोजन की कम है। हाइड्रोजन से पहले जिंक है, तो जिंक की ज्यादा, हाइड्रोजन की कम। तो हाइड्रोजन को जिंक विस्थापित कर देगा, तो इसको विस्थापित कर देगा, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे विस्थापित जब कर देगा तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये सल्फेट के साथ जिंक बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा आयरन की अभिक्रिया। हमारा अगला है आयरन की, अगला प्रश्न है आयरन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आयरन की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी एस लिखा हो तो इसका मतलब होता है सॉलिड, अगर जी लिखा हो तो उसका मतलब होता है गैस। दोस्तों यहाँ पे है H2O और H2O लिक्विड होता है। आपको भी पता है कि जल जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे गैस लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जल को भाप के रूप में यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, जल को भाप के रूप में। तो यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और ये सॉलिड में होता है, और ये भी सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो दोस्तों अगर इसको हम संतुलित करें तो आपने यहाँ पे देखा है आयरन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी हम 4 लगा देते हैं, तो 4 यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आयरन 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब ये समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब देखेंगे इसका नाम क्या है दोस्तों, ये आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला रिएक्शन हम चलिए देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर मिथाइल अल्कोहल बनता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस के रूप में लिया गया है, गैस ही होता है ये, और हाइड्रोजन के साथ कराने पे दोस्तों ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये मिथाइल अल्कोहल बनता है। और ये दोस्तों जो बनता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये अगला रिएक्शन है C6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलेकुल 12 मोलेकुल हाइड्रोजन के जब रिएक्ट करते हैं सूर्य के प्रकाश में तो ये ग्लूकोज बनता है। दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछता है C6H12O6 और प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ये इसका प्रोडक्ट बनता है। दोस्तों प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर कि इस रिएक्शन में जो ये क्लोरोफिल वाला जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन के कितने मोलेकुल्स होते हैं, तो आप 6, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा 6 मोलेकुल्स होते हैं। अगला है दोस्तों बहुत सारे मतलब केमिकल रिएक्शन जो होता है वो अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या करती हैं। तो दोस्तों रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है और ना तो उसका मिश्रण से बाहर जाता है,
मतलब ये हुआ कि ना ही वो बदलता है ना ही मिश्रण से बाहर जाता है। ठीक है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों परमाणुओं के आपसी जो आबंध होते हैं वही टूटते हैं और जुड़ते हैं, टूटते हैं जुड़ते हैं और पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों में आपस में संयोग करके मिथाइल अल्कोहल दूसरा एक यौगिक बना लिया। तो ये संयोग किया है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ के मिथाइल अल्कोहल बना लिए हैं। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अब हम देखते हैं एक एक करके। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला हमारा जो रिएक्शन है दोस्तों, पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? दोस्तों संयोजन अभिक्रिया ऐसा होता है कि जैसे आप नाम से ही देखेंगे, संयोजन मतलब संयोग करना, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में मिलके दो यौगिक या तत्व, दो तत्व या यौगिक आपस में मिलके संयोग करके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों ये सॉलिड रूप में होता है, ये जल के साथ, और यहाँ पे दोस्तों ये जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, अभिक्रिया करता है तो ये बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और दोस्तों AQ का मतलब ये होता है कि AQ का मतलब ये होता है एक्वस, 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 और एक्वस AQ का मतलब ये होता है दोस्तों एक्वस, और ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है। और इसके साथ ऊष्मा निकलता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी रिएक्शन में जैसे दो यौगिक कंपाउंड या तत्व आपस में संयोग करके एक दूसरा यौगिक बनाते हैं और इसमें अगर ऊष्मा निकल रहा है, अगर इसके साथ ऊष्मा निकल रहा है तो इसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। जिसमें ऊष्मा निकलता हो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा को ग्रहण करता हो उसको ऊष्मा शोषी। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और दोस्तों जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में तो उपस्थित होता ही है, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होता है वह 0.03% होता है वायु में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम घरों में कलई करते हैं, मतलब पेंट करते हैं, तो 2-3 दिन के बाद ना उसमें एक परत सी बन जाती है। अगर आप उसको ऐसे हाथों से अगर इसको हटाएंगे तो एक परत सी बन जाती है। वही परत दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। और दोस्तों जो संगमरमर होता है, संगमरमर मार्बल, उसका भी फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बाहर निकलता है। ठीक है। और दोस्तों एक चीज और है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ, मैंने आपको पहले बताया ही था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऊष्मा निकलती हो, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती हो, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही है, क्योंकि श्वसन में भी जो ऊष्मा होता है वो बाहर निकलती है। और दोस्तों जो साग सब्जियों का जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, साग सब्जियों को रख के कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही होती है। ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन, इसका मतलब ये हुआ कि आप नाम से देखेंगे डीकम्पोजिशन, मतलब ये कि इसका अपघटन हो रहा है, इसी को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन, डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है मतलब एक यौगिक टूट रहा है,
फेरस सल्फेट का जब हम ऊष्मा देते हैं, फेरस सल्फेट पे जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये क्या करता है कि ऊष्मा को ग्रहण करेगा, और दोस्तों ऊष्मा को जब ये ऑब्जर्व करेगा तो जाहिर सी बात है टूटेगा। तो दोस्तों ये टूट के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। और दोस्तों इसमें आपने देखा होगा ये ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब शोषण कर रहा है, ऊष्मा को सोख रहा है और ये टूट रहा है इसमें, तो इसीलिए इसको हम ऊष्मा शोषी बोलेंगे। और यहाँ पे भी आपने अगला देखा होगा, अगला हमारा एग्जाम्पल, इसको हम ए बोल लेते हैं, इसको बी, सी, डी और ई। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, और दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन में दिया होगा कि अगर कोई एक यौगिक टूट के 2 या 3 यौगिक में टूट रहे हैं तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे दोस्तों है कि लेड नाइट्रेट, यहाँ पे है लेड नाइट्रेट जब तापन करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो लेड नाइट्रेट टूट के इसमें ऊष्मा देंगे, ये ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करेगा तो ऊष्मा ऑब्जर्व करते इसमें क्रिया होगी और ये टूटेगा। तो टूटेगा तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटेगा ये। और दोस्तों ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये भूरे कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेड नाइट्रेट की जब क्रिया, लेड नाइट्रेट जब टूटता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर का होता है, तो ये भूरा कलर का, ब्राउन कलर का होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, और दोस्तों ये तीनों ही जो है वो आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन दोस्तों आपका संतुलित है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा संतुलित है, जितना इधर रिएक्टेंट है उतना ही इधर प्रोडक्ट है। तो ये टूट के सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। और ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। और दोस्तों ये दोनों ही अभिक्रिया जो आपको यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, इस दोनों अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला अभिक्रिया है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें दोस्तों होता है कि जैसे जिसकी भी रिएक्टिविटी अभिक्रिया के अंदर कोई भी तत्व या यौगिक हो अभिक्रिया के अंदर जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एक बात आप समझिए कि दो बंदे अगर लड़ाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे ऑब्वियसली जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो दूसरे को, कमजोर वाले को हरा देगा। WWF में आप देखते हैं ना कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को हरा देता है, तो मतलब वहां से रिंग से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और स्वयं खड़ा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वह दूसरे को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है। अभी हम
अगर चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो आपका आयरन की रिएक्टिविटी है, आयरन की रिएक्टिविटी, ये कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, मतलब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो कॉपर को आयरन विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ खुद चलाएगा। तो यहाँ पे इसको विस्थापित कर दिया और खुद चलाया, तो ये हो जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर आपका सॉलिड रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब जिसमें एक तत्व या यौगिक दूसरे को विस्थापित कर दे। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो जिंक है दोस्तों, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको विस्थापित कर देगा और खुद सल्फेट के साथ चला आएगा। और ये एक्यू है, एक्वस फॉर्म में, मतलब ये कि ये जल में घुलनशील है। तो जिंक सल्फेट बाहर आएगा, जिंक सल्फेट खुद सल्फेट के साथ जिंक चलाएगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। वैसे ही हमारा एक और एग्जांपल है दोस्तों कि जब लेड का जब रिएक्शन होता है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो लेड जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आप लोग चार्ट में देख लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व या यौगिक दूसरे को विस्थापित कर दे। ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले तत्व को विस्थापित कर दे, तो ऐसे ही अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा 4 नंबर दोस्तों, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहाँ पे दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है ना, इसमें आयंस का आदान प्रदान होता है, आयंस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखे होंगे कि सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट ये बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है, तो दोस्तों आप लोग आपको आपने चार्ट में देखा होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तत्व सोडियम है। तो सोडियम बेरियम को ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस्ड कर देगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा और खुद चलाएगा आपका सल्फेट के साथ। वैसे ही दोस्तों इसमें दोस्तों यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का। तो यहाँ पे बेरियम चलाएगा सोडियम के साथ, सल्फेट के साथ, सोडियम चलाएगा क्लोराइड के साथ और सल्फेट चलाएगा बेरियम के साथ। यहाँ पे आयंस का आदान प्रदान होता है, आयंस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो सोडियम चलाएगा क्लोराइड के साथ तो सोडियम क्लोराइड, और बेरियम चलाएगा सल्फेट के साथ तो बेरियम सल्फेट। दोस्तों बेरियम सल्फेट जो होता है यह एक प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट, ये एक अवक्षेप होता है दोस्तों, और यह जल में घुलनशील नहीं होता है, यह अवक्षेप होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये जल में अविलय होता है, अविलय मतलब सोलूबल नहीं होता है। अब है दोस्तों हमारा अपचयन एवं उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोस्तों ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों ऑक्सीडेशन नाम से आप देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता हो, और रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि जिससे ऑक्सीजन टूट जाता हो, लॉस होता हो, जिससे ऑक्सीजन आकर जुड़ता हो उसका ऑक्सीडेशन,
और जिससे ऑक्सीजन टूटता हो और हाइड्रोजन जुड़ता हो, उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर के साथ दोस्तों ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर का, क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ा हुआ है। और ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, ये काली परत चढ़ जाती है, इस पे कॉपर ऑक्साइड पे काली परत चढ़ जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कॉपर ऑक्साइड पे किस कलर की परत चढ़ जाती है, काले कलर की परत चढ़ जाती है। और जब ये कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, तो ये जो काली परत है ना दोस्तों, ये भूरे कलर की हो जाती है। ये काली परत भूरे भूरे कलर की, ब्राउन कलर की हो जाती है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड पे जब H2 हाइड्रोजन का गैस का प्रवाहित किया जाए तो कॉपर और जल बनेगा, और ये कॉपर जो होता है वो भूरे कलर का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज बहुत ही अच्छी समझने वाली है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ आप देखेंगे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर से हट गया है और हाइड्रोजन में आके यहाँ पे मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसका जो होता है ये रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। जिससे ऑक्सीजन हटे उसको रिडक्शन, और जिससे ऑक्सीजन आकर जुड़े उसका ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसको फॉर्म में डायग्राम के फॉर्म में, कि आपको ध्यान रहेगा कि अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो रिडक्शन। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कम होगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, जिस अभिक्रिया में ये दोनों ही होते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे है आपका जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है तो ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। जिसमें ऑक्सीजन आएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब O के साथ O, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन। वैसे ही ये है मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, मैग्नीज ऑक्साइड का जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे इसका प्रोडक्ट बनता है। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे एसिड और बेस के जो भी आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में रिएक्शन, उसको हम लोग अच्छे से समझ के देखते हैं। एसिड और बेस, दोस्तों क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। जैसे आप एक चीज देखिए, ये हो गया आपका पीएच स्केल, पीएच स्केल, पी का मतलब होता है पोटेंज,
पोटेंज, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे पोटेंस और या पीएच स्केल, पोटेंज ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएच। दिख नहीं रहा था इसीलिए मैंने नीचे कर दिया। दोस्तों यहाँ पे ये 7 जो होता है वैल्यू, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। अगर किसी भी चीज का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम हो तो वो हो जाएगा एसिड, 7 से कम हो तो वो हो जाएगा एसिड, अगर 7 से ज्यादा हो तो वो हो जाएगा बेस। अच्छा दोस्तों एक चीज बताइए, इसको याद करने के लिए मैं बता, एबीसीडी आपने पढ़ा होगा, एबीसीडी, एबीसीडी में पहले ए आता है फिर बी आता है, तो 7 से जो पहले आएगा वो एसिड होगा। ये हो गया आपका मिड पॉइंट, इसके जो पहले होगा वो एसिड हो जाएगा और 7 के जो बाद में आएगा वो हो जाएगा आपका बेसिक नेचर का। और सबसे जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच 1 होगा, और सबसे जो थोड़ा सा नॉर्मल होगा वो बीच में हो जाएगा 3 या 4, और ज्यादा होगा उसकी हो जाएगी आपका, सबसे ज्यादा एसिड नॉर्मल का 3 या 4, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो थोड़ा कम एसिडिक होता है, वैसे ही बेस में होगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं, जब एसिड का यहाँ पे जब एसिड एंड बेस, एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड अम्ल का जब किसी मेटल के साथ, धातु के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये लवण, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वैसे ही क्षार का कराएंगे तो लवण और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जिंक जो हो गया आपका एक मेटल हो गया, और जो H2SO4 हो गया ये आपका एसिड हो गया। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट ये एक प्रकार का सॉल्ट है दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। वैसे ही एक और है, जिंक का जब हम बेस के साथ NaOH, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। दोस्तों सोडियम जिंकेट का आप लोग केमिकल फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोडियम जिंकेट का Na2ZnO2 होता है, यही ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह 2 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम एसिड और बेस के साथ, तो हमने देख लिया कि एसिड और बेस के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखेंगे कि जब मेटल कार्बोनेट का जब रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तब क्या बाहर निकलता है। तो चलिए हम देखते हैं, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है। दोस्तों इसका एक फॉर्म है कि मेटल कार्बोनेट का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड का हम रिएक्ट कराते हैं तो ये भी एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट, और इसके साथ CO2 और H2O। जब एसिड का मेटल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जब कार्बोनेट का कराएंगे, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ कराएंगे तो CO2 और H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, जैसे सोडियम कार्बोनेट का जब HCl के साथ, सोडियम कार्बोनेट ये हो गया आपका मेटल कार्बोनेट, और HCl एसिड हो गया, और ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में मतलब ये जल में घुल जाता है।
जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे दे रखा है सॉल्ट बनेगा, तो NaCl सॉल्ट हो गया और H2O और CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट का जब HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एक सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये दोस्तों हमारा रिएक्शन जो NCERT में दिया है वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों है एसिड और बेस। जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें दोस्तों सॉल्ट और H2O बाहर निकलता है। ठीक है, सॉल्ट और H2O कब? जब एसिड का बेस के साथ कराते हैं। और दोस्तों एक बात सोचिए कि जब एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरे को ये लोग न्यूट्रलाइज करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है कि HCl एक एसिड हो गया और NaOH एक बेस हो गया। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, NaCl और H2O बाहर निकलेगा। इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों एक चीज और है कि सभी मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, जितने भी मेटल ऑक्साइड है यह बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति का होता है। जितने भी मेटल ऑक्साइड है वह क्षारीय प्रकृति का होता है और जितने भी नॉन मेटल है वह एसिडिक नेचर के होंगे। नॉन मेटल एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक और आपका एग्जाम्पल है एसिड और बेस के रिएक्शन का। जैसे यहाँ पे H2SO4 एसिड हो गया और ये बेस हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और इसके साथ वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड है और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये दोस्तों एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी। और एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं दोस्तों? एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं जो एसिड के भी साथ रिएक्शन कर ले और बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले। तो जो एसिड के भी साथ करे और बेस के साथ भी करे उसको हम लोग एम्फोटेरिक, उभयधर्मी होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जो होते हैं दोस्तों वो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। अब दोस्तों यहाँ पे है कि कुछ हम लोग एसिड और बेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों H2SO4, HNO3 और HCl ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो HCOOH और H2CO3 ये जो होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। ऐसे ही जो NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वीक होता है, बेसिक नेचर में वीक होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है तो इसको हम लोग अब देखेंगे। क्या होता है जलीय विलयन में अम्ल या क्षार? तो जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन H+, ये जो हाइड्रोजन आयन होता है यह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ रह सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन को हमेशा ही H+AQ जो कि
AQ का मतलब हो गया एक्वस। एक्वस फॉर्म में या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे है कि जैसे में इसका एग्जांपल है, हाइड्रोजन क्लोराइड का जब H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन बनता है। वैसे ही है कि हाइड्रोजन का जब H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होगा। दोस्तों जो एसिड है, एसिड अम्ल दोस्तों जल में जो एसिड होता है ना, जल में एसिड जो होता है वह हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है, और जो बेस होता है, बेस वह OH माइनस प्रदान करता है। जल में एसिड होता है वो हाइड्रोनियम आयन देता है, और बेस होता है जो OH माइनस आयन देता है। तो इस पे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जल के साथ जब इसका अभिक्रिया होता है तो सोडियम और OH माइनस जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, जल के साथ ये रहता है, ये इसका क्या होता है, ये देता है सोडियम आयन और OH आयन। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम और OH आयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम और OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। दोस्तों जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल में जब अम्ल या क्षार अगर घुलते हैं ना तो इससे हीट निकलती है, और इसी की वजह से इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों एक रिएक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट और वाटर बाहर निकलता है, सॉल्ट और वाटर नॉन मेटल के साथ। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, और ये CO2 हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। तो इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और H2O जो होता है वो बाहर निकलता है, और ये सोडियम क्लोरोकार्बोनेट सॉल्ट होता है, ठीक है। अब हम दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, अल्कली बेस क्लोर क्षार के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है। तो दोस्तों क्लोर क्षार क्या होता है? तो दोस्तों जो भी क्षार है ना बेस, अगर वो घुलनशील हो तो उसको हम लोग घुलनशील क्षार को ही अल्कली क्षार कहते हैं, अल्कली बेस कहते हैं। घुलनशील क्षार को अल्कली बेस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि सभी अल्कली क्षार है, सभी अल्कली जो है ये क्षार है, लेकिन सभी क्षार जो है ये अल्कली नहीं हो सकते। इसको डायग्राम को आप समझिएगा, सभी अल्कली क्षार है लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। ये दोस्तों सोडियम, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसी को क्लोर क्षार कहते हैं। और दोस्तों इससे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे, और जो हाइड्रोजन होता है यह कैथोड पे
क्या होता है, होते हैं। हाइड्रोजन कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ से जो NaOH निकलता है, इसका उपयोग हम धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए करते हैं, साबुन इंडस्ट्रीज में करते हैं, और कागज बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे आप लोग हो गया आपका पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज करते हैं, साबुन अपमार्जक बनाने में करते हैं, और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका हम उपयोग करते हैं। यहाँ से जब नमक का घोल हम देते हैं, नमक का घोल, और यहाँ इसके अंदर जो होता है वो जल, इसके अंदर जल भरा होता है, ठीक है। और ये यहाँ से जब हम नमक का घोल देते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी के साथ निकलता है, और क्लोरीन जो होता है दोस्तों ये एनोड पे, और हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पे जमा हो जाता है। क्लोरीन एनोड पे और हाइड्रोजन कैथोड पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एनोड प्लस होता है, एनोड प्लस, ए से एनोड और ए से एडिशन, ए से एनोड, ए से एडिशन, तो इससे आपको याद हो जाएगा, और बाकी जो कैथोड होगा वो माइनस हो जाएगा। और प्लस पे क्लोरीन होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो निगेटिव पे होते हैं। तो दोस्तों इसका जो यूज किया जाता है क्लोरीन का, वो हम लोग देखेंगे जल को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है, स्विमिंग पूल के अंदर किया जाता है सफाई के लिए, और रोगाणु नाशक के लिए भी, कीटाणुओं को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है क्लोरीन का। और हाइड्रोजन जो गैस है इसका यूज ईंधन के रूप में भी किया जाता है, मार्गरीन के रूप में, खाद के लिए अमोनिया बनाया जाता है, वहां पे भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस जो वीडियो में जितना भी मतलब केमिकल रिएक्शन है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता हो कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है और इस वीडियो से आपको कुछ मतलब सहायता मिल रहा है कि सारा केमिकल रिएक्शन आपको एक ही वीडियो में मिल गया, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं डेली बेसिस पे जो भी वीडियो डालता हूँ आप तक पहुँच सके। तो आज यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।